So we start with this. अब मुझे इसका भी वो आ गया कि इसको फुल स्क्रीन में कैसे करना है. So अब आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? Yes. अच्छा. So let's move on to the हमने के फोल्ड और ये सारा कर दिया था. हमने ये भी डिस्कस अराउंड वो पार्सिमनी थ्योरी थी कुछ ऐसा. वो हमने किया था बिल्कुल. वो हम अभी अब रह गया था. इसमें जो कंक्लूजन है वो इम्पोर्टेंट है. हाँ, लॉ ऑफ पार्सिमनी इम्पोर्टेंट है. इसमें सिर्फ ये मुझे याद नहीं है कि वो पॉइंट किधर है. अच्छा ठीक है, लेट्स गेट टू दिस. ये एक पॉइंट मैंने जो क्वेश्चन फेसबुक पे किया था ना, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है कि व्हेन इज इट जस्टिफाइड टू यूज द कंप्यूटेशनली डिमांडिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. तो ये 10.8 में इसने एक्सप्लेन किया हुआ कि जब वो डेटा रिच हो और वो खतरा ना हो ना ओवरफिटिंग वगैरह का और हाई वेरिएंस का, so then there is no need to go for k-fold methods. ठीक है. So if data is large and you can have those three subsets, the training set, the validation set, and the test set, so then you can go for three way hold out. That's not a big deal. 3 feet. Yes. अच्छा, दूसरा हमने फीचर सिलेक्शन के बारे में बात की है. इसको आप इग्नोर करें. ये 10.9 रिसर्च क्वेश्चन है. ये वैसे खुद ही आपको समझ आ जाएगी. सो लॉ ऑफ पार्सिमनी इम्पोर्टेंट है कि it has something to do with selecting models. So remember you choose different hyperparameters, maybe different algorithms. So how do you choose among those? Of course जाहिर बात है कुछ की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कुछ की परफॉर्मेंस. अच्छा, ये दिस क्वेश्चन कम्स ऑन टॉप ऑफ जनरलाइजेशन. इसका ताल्लुक वो ट्रेनिंग ओवरफिटिंग उससे नहीं है. समझ आ गए? क्योंकि हमने, आपको याद है कि हमने बेसिकली जो दो मेजर मेथड्स पढ़े हैं ना अभी, जिसमें 3 वे होल्ड आउट है और ये के फोल्ड है, दोनों रेजीम्स मेथडोलॉजीज में एंड पे हमें क्या मिलता है? जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस का एस्टिमेट हमें मिल जाता है व्हेनेवर वी वैलिडेट आवर मॉडल. जो वैलिडेशन सेट डेटा सेट है और जो इसके बाद एंड पे हम टेस्ट सेट करते हैं, तो एंड पे हमें अच्छे खासे हमें नंबर्स मिल जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं. तो Faris, you can't play now, okay? After this. ये असल में वो ऊपर वाली पार्टी आ गई ना, मैं जरा उनको बता दूं. ठीक है. तो वो उधर से हम नीचे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आ जाओ लॉन में. तो है ना, बाहर तो जा नहीं सकते. तो अच्छा बाहर आ. अच्छा, तो ये बात समझ आ रही है कि व्हाट आर एग्जैक्टली वी ट्राइंग टू डिस्कस. वी आर नॉट डिस्कसिंग choosing one model over another because it generalizes well. No, let's say we have done all that analysis. हमने ट्रेनिंग भी की है, उसके बाद फिटिंग भी की है, इवेल्युएशन भी की है, वैलिडेशन भी की है, टेस्ट. उसके बाद वो जो सारे कर्व्स हैं, फिर आप को एक क्वेश्चन आ रहा है कि शुड यू गो फॉर अ स्मॉलर मॉडल, अ सिंपलर मॉडल और ए कॉम्प्लेक्स मॉडल. तो उसके लिए एक गाइडलाइन है जिसको कहते हैं ओकम्स रेजर. ये जो है ना, इट्स अ वेरी फेमस नेम, ओकम्स. ही केम अप विद a principle which is called Occam's razor.
So you should only go for a simpler solution. So if you can achieve something with a simpler solution, don't go for a complicated solution. So for example, if a straight line is reasonably well, don't go for a higher degree polynomial. But actually a more sophisticated version of this is called one standard error method. इसको हमने समझना है कि what do you mean by one standard error method. So this has two stages. Basically you will have some optimal estimate. Remember वो हम जो जब हम मॉडल इवेल्युएशन करेंगे तो हमारे पास अपना जो रिग्रेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, उस केस में हमारे पास एक ऑप्टिमल एस्टिमेट आ जाता है और उसके साथ एसोसिएटेड स्टैंडर्ड एरर भी होगा. कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है. So select the model whose performance is within one standard error of the value obtained in step 1. अच्छा, और इस step 1 में बात किसकी हो रही है? ऑप्टिमल की. मॉडल ऑप्टिमल मॉडल, इसका मतलब कि आपके पास मल्टीपल मॉडल्स आपने ट्राई किए, कुछ का हाइपर पैरामीटर ये था, कुछ का ये था, कुछ में ट्री डेप्थ ज्यादा थी, कुछ में ज्यादा n की वैल्यू ये थी, कुछ में ज्यादा थी, कुछ में कम थी. तो उनमें जाहिर बात है एक बेस्ट तो होगा ना, लेकिन उस बेस्ट में आपको खदशा है कि वो क्या है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को साइड पे करके कम से कम उसके परफॉर्मेंस नोट करें और बाकी देखिए कि जो बाकी सिंपलर मॉडल्स हैं वो उसके कितने क्लोज हैं. समझ आ गई? So if a simpler model is within one standard error का मतलब है standard deviation है ना, of the value obtained by a complicated model, you can replace that. ये चीज अभी हमें अभी समझ आ जाएगी जब मैं प्लॉट में जाऊंगा. ये बाकी आप पढ़ लें. I will just discuss the plot. Yeah. So let's say you have this data, two features x1 x2, और डेटा आपके सामने नजर आ रहा है कि दो क्लासेस है और it looks like two concentric circles. Yeah. एक एग्जाम्पल्स एक टाइप के इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं और दूसरे इस लार्जर सर्कल और इनके दरमियान आ रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर वन क्लास एंड दिस इज योर अदर क्लास. और ये आपने लेट्स सपोज सारी कहानी करके एसवीएम आपने ट्राई किया. एसवीएम में भी आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने एंड पे पता नहीं कवर किया है कि नहीं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड रेडियल बेसिस फंक्शन. रिमेंबर स्टैंडर्ड एसवीएम, या even with those slack variables, आपको याद आ रहा है slack variables? slack variables याद आ रहा है? नहीं. वो एक हमारे पास SVM linear था ना? Yes sir. linearly separable के लिए. और जब linearly separable data ना हो तो we introduced some probably eta या zeta, मुझे याद नहीं है. उस पे मैंने even Facebook पे question भी किया था. Even that is not enough. You have to transform your data to a higher dimensional space, or that actually involves something called radial basis function. Actually ये चूंकि स्टेज नहीं है ना ये SVM को डिस्कस करने का, so let's assume यहाँ पे मकसद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मकसद SVM या KNN या उसको समझना नहीं है. लेट्स से आपने कोई भी मॉडलिंग मेथोडोलॉजी यूज की है, आपके पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देयर इज सम हाइपर पैरामीटर गामा which actually controls this distance measure. You can think of K as a distance measure between two examples, example xi and example xj. उनके दरमियान अगर आप इसको गौर करें क्या है exponential. You have a norm, yeah. Remember these are vectors, yeah. So you take two vectors, you take their distance, then take the two norm. तो ये vectors आपस में अगर इसको 1D में देखें, ये अगर आपस में क्लोज होंगे, लेट्स सपोज ये क्लोज नहीं है और ये क्लोज हैं, तो इन दो केसेस में ये फंक्शन लेट्स से गामा की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, तो इन दो के लिए किसके लिए क्या ज्यादा होगा मुझे बताओ. एक में यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, दूसरे में ये x1 इधर है और ये x2 इधर है. किसके लिए k की वैल्यू ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले के लिए k की वैल्यू. रिमेंबर वो नॉर्म तो ज्यादा होगा, आपकी बात ये है कि ये नॉर्म ज्यादा होगा, बट दिस नॉर्म इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव. अच्छा माइनस, ठीक है ना? यस है तो वो नीचे वाले सेकंड ऑप्शन. ठीक है ना? सो दिस जस्ट टेल्स यू कि ओके कैसे जो है ना आपके पास आ रहा है सारा.
So this basis function actually controls, maybe it controls some loss function or whatever. और ये आपके पास आप इसको सिर्फ गेमा पे फोकस करें कि आपके पास हाइपर पैरामीटर बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स गेमा ही है, ठीक है ना. That controls, अगर इसको देखें, गेमा controls the influence of single training samples on the decision boundaries. फॉर एग्जाम्पल गेमा को जब आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आप मॉडल कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं. यू आर इंक्लूडिंग जस्ट द नियरेस्ट नेबर्स एंड फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा मे बी यू आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर नेबरहुड्स. तो मॉडल कम्प्लेक्सिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं. लेट्स से सारे सिमुलेशंस आपने कर दिए एंड वी कंसिडर्ड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गेमा. लेट्स से यू स्टार्टेड गेमा फ्रॉम 0.1, yeah, and you tried all different values 0.2, 0.3, 10 up to 100. So you have a wide range of values for your gamma, and you tried all of them. Remember, आपसे मैं कि आपने जितने भी 3 hold out या जो K fold जितने भी किया है वो सब के लिए किया है. You repeated all these experiments and you got different models. ठीक है. और वो models की performance आपने यहाँ पे क्या कर दी, प्लॉट कर दी. इस प्लॉट को समझे बस. ये इसको जूम करने की जरूरत है या इसको रहने दें इधर? मेरे ख्याल में थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ना, थोड़ा सा कर दें. हाँ ओके. सो अब आपको ये जो मैं चाहता हूँ कि इसको हम बाद में आ जाएं इस पे, ठीक है. पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यू 0.001 ये स्मॉल वैल्यू है. स्मॉल वैल्यू का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ नहीं जा रहे हैं. आप सिर्फ नियरेस्ट नेबर्स, ये वो के एन वाला नियरेस्ट नेबर नहीं है, ठीक है. ये मैं चूँकि वो रेडियल बेसिस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो गेमा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि वो जो है ना मतलब वो मॉडल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट कवर नहीं कर रहा है एग्जाम्पल्स का, ठीक है. तो बस स्ट्रेट लाइन डाल दो. डू यू सी द प्रॉब्लम? इसने ये बाउंड्रीज तो ड्रॉ कर दी है. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज स्टिल अ नॉन लीनियर. अच्छा वैसे आपकी बात ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है. हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. उसने दो रीजन्स में डिफाइन कर दिया. बिल्कुल ये नॉन लीनियर ये दोनों है बिल्कुल. तो इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है? रिमेंबर इसने ट्रेनिंग डेटा ये जो शो किया है ये टेस्ट डेटा के लिए शो किया, ठीक है. यस. हाँ तो अब यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं ना आपके पास, ये कि कुछ उधर के इधर आ गए. यस सर, ओवर सिंप्लीफिकेशन. ओवर सिंप्लीफिकेशन. तो ये अंडर फिटिंग का सीन है. ये दूसरा एक्सट्रीम ये है 10. इसमें देखो बहुत कम चीजें इसने गलत की है. इट जनरलाइजेस वेरी वेल, but 10 is a large value, so it is a complex model. 0.1 को कंपेयर करें, ये दोनों के बीच में है. यस सर. इट इज रीजनेबली, वो अंडरफिटिंग वाला इशू भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. ये तो हो गया टेस्ट डेटा. अब हमें, आपको याद है कि हमें तो बेसिकली वो सारे टेस्ट डेटा, वैलिडेशन मॉडल, वैलिडेशन डेटा, वो सारे करने के बाद रिमेंबर let's say for each value of omega, हम इस प्लॉट की तरफ आ जाते हैं. For each value of omega you repeat all those stages, and at the end, after you even include the test data, you come up with a final estimate which is this center, yeah, and there is some confidence interval जिसको आप क्या कहते हैं, standard error bars, ठीक है. So error bars, confidence intervals, yes, and that is your estimate. अब इन एस्टिमेट्स में मुझे बताएं सबसे बेहतर एस्टिमेट कौन सा है? सर ये 0 पे 10⁻01 की वैल्यू. देखो ना, ये एक्यूरेसी ऊपर एक्यूरेसी जा रही है ना. एक्यूरेसी जा रही है. तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये है और उसका इंटरवल भी जब आप इंक्रीज करते हैं ना बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है. इसका मतलब है कि इट विल नॉट जनरलाइज वेल. सो द बेस्ट वैल्यू इज दिस वन, 10:1. सर 10:0 नहीं बेस्ट वैल्यू? 10:0 है. यस सर. अच्छा 10 मेरे हिसाब से. हाँ ठीक है 10:0 है बिल्कुल.
10 to उसका 0 इंटरवल तो भी वैसे सबसे अगर छोटा है, हाँ सबसे ठीक है, ज्यादा हाँ, है ये इस इंटरवल की भी बात हो रही है ना, ठीक है, 10 to 0 बेस्ट है बिल्कुल। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि आपने इसको बेंचमार्क करना है। If you don't want to select this model because it is too complex, you would like to select a simpler model, which means that you have to go for smaller values of gamma and make sure that you remain। अब आपको आ जाती है वो पार्सिमोनी का प्रिंसिपल हम समझना चाहते हैं। क्या पार्सिमोनी ओकम्स रेजर? ओकम्स रेजर ये कह रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इन दो को देखें तो ये वन स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा है। वन स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है? जो एरर बार है, ये एरर बार है ना, ये इसका सर एरर एक बार मिनट है। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। ये नजर नहीं आ रहा आपको? मैं इसको थोड़ा अभी सा जूम। स्क्रीन पता नहीं अटकी हुई है, बीच में आई हुई है बस। अच्छा, अब ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम के बाद आती है मेरे। मैं इसको जूम करता हूँ। नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जूम हो गई ना फिर। अब सर बस ठीक है, अब जूम आउट हुई। जूम आउट हो गई है। अच्छा, इसमें एक यस चीज सर। नोट करें, एक चीज नोट करें कि 10 to 0 तो मैं एक मसला है। क्या मसला? मसला नहीं, मसला नहीं है, सॉरी, मसला नहीं है, क्योंकि वो जो उसका बार है ना, एरर बार, उसका बार यस मुझे सर। लग रहा था कि उसका बार बहुत ज्यादा। वन स्टैंडर्ड एरर रिमेंबर कितना होगा? ये पूरा वन स्टैंडर्ड एरर नहीं होगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर। स्टैंडर्ड एरर उसको कहते यस हैं जो सर। सेंटर से एक साइड पे है ना, हाफ, उसका जो हाफ होता है। यस सर, सेंटर से एक हाँ, साइड। सेंटर से एक साइड, अगर वो सेंटर है। कभी कभी पता है इंटरेस्टिंगली ये है कि कभी कभी कुछ इंटरवल जैसे होते हैं कि वो सेंटर में नहीं होता, तो आपको एक साइड पे लेना पड़ता है। अच्छा, उसके अंदर कौन सा मॉडल आ रहा है मुझे ये बताएं। सर उसके अंदर 10⁻⁻1 वाला माइनस भी वन आ वाला आ जाता रहा है, है कि नहीं? 10⁻1 वाला भी आ जाता 10 to the power 1 वाला आ रहा है, वो तो खैर हम नहीं चाह रहे। हम 10 to the है। यस सर। हम 10 to the power -1 जो कि 0.1 है, इसको हम यस सर, वो पिक अभी आ कर सकते हैं क्योंकि विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन है ऑफ दैट। ये इसका अपना नहीं देखना आपने, ठीक है? इसका यस सर। कॉन्फिडेंस इंटरवल उसके साथ ओवरलैप कर रहा है वन स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। ये बाकी दो वन स्टैंडर्ड से आउट हो गए ना, देखो ना, ये उसका रेंज है यस आपका, सर। ये से आउट हो गए, सो दे आर अ नो गो। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सिंपल चीज पिक कर लें। आइंस्टाइन ने भी क्या था कि कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर, ठीक है? सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। दैट्स वेरी कूल, क्योंकि ये यस सर। अब लेकिन ये है कि ये ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन many people, there are some guys who actually disagree with that। तो ये इसने डिबेट की है तो हम इसको नहीं करना चाहते। समरी ये है, समरी बहुत ज़रूरी है कि लार्ज डेटा सेट के केस में इसने यहाँ पे दोबारा की हुई बात, होल्ड आउट मेथड, three way hold out is perfectly okay if you have relatively large sample sizes, and if you want to optimize hyperparameters, so you should go for a 10-fold cross validation, yeah, but sometimes leave one out validation is also good if you have really small sample sizes। और बाकी मेरे ख्याल में, अच्छा, अब इसमें अभी तक लिमिटेशन क्या है, अब मुझे बताएं। हमने मॉडल सिलेक्शन कर दी ना, and if you use this principle of parsimony we can pick a simple model and it will still generalize well। तो इसमें मसला क्या है? सब कुछ थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो खैर चीजें उस आगे भी आ रही हैं। इसमें इशू ये आ रहा है कि आप सिर्फ हाइपर पैरामीटर की अराउंड घूम रहे हैं ना। हाइपर पैरामीटर की अपनी लिमिटेशन क्या है? क्योंकि you are बेसिकली restricted आप to गैस that ही कहते हैं। hypothesis space ना। यस। मतलब अगर हाइपर पैरामीटर की बात कर रहे हैं और आप पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, आप यू विल स्टिल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स। इस एग्जांपल में क्या था? एसवीएम था,
और रेडियल बेसिस फंक्शन था. सो आप इससे बाहर नहीं आ सकते. With this method you cannot compare a polynomial regression model with, for example, a decision tree model. You cannot compare a decision tree model with a KNN model. समझ आ गई? क्योंकि वहां पे हाइपर पैरामीटर तो है ही नहीं ना, क्या Yes, बात sir. कर रहे हैं. सो उसके लिए Yes. यू नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. क्या? और उसको कहते हैं एम्पेरिकल Yes. क्रॉस वैलिडेशन. क्या? एम्पेरिकल एंड दैट इज प्योरली स्टैटिस्टिकल. वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स उसमें आ रहे हैं. जो मर्जी आप मशीन लर्निंग यूज करें, ये सिमुलेशन का काम ही नहीं है. यू हैव टू, ऑल्दो यू विल यूज सिमुलेशंस हेवीली, but the final selection, or to compare, let's say, one algorithm with another algorithm, for example, to compare a logistic regression, for example, with let's say linear regression or KNN. with decision trees, you cannot use these methods. तो वहाँ पे hypothesis testing ही आएगी. Let's move on to that. और आपको याद है मैंने जो शेयर किया था टेक स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर या 2 चैप्टर याद है आपको? उसमें Yes, sir. हमने 2 notes उसमें share किए. उसमें 2 मैंने शेयर किए थे. एक में सैंपल्स की बात हुई थी कि सैंपल, whenever you take a sample, whether it's a test data, whether it's a validation data, whether it's training data, they are all statistically they are just samples from the population. So everything you compute with them will be an estimate of the true value, and that's why you will have these estimates, confidence interval and so on. फिर उसमें आगे जाके अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो अभी पढ़ लें बाद में कि those same methods can also be used to compare two models. So for example, one model could have one mean, yeah, or its estimate, and with some confidence interval. Another model could have another standard, another estimate with another confidence interval. And let's say these are competition. These two are competing for the same data. Competition. How do you choose between them? और हो सकता है इनके लिए आपके पास बिल्कुल डिफरेंट मेथड आपने यूज किया हो. इसके लिए आपने डिसीजन ट्री यूज किया हो, उसके लिए आपने कैनन यूज किया हो. ठीक है. सो हाउ डू यू कंपेयर देम? Z-score के साथ. हाँ, अभी उसने स्टार्ट किया है ना. तो द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इज जी स्कोर मेथड. और उसमें बेसिकली उस चैप्टर में अगर आप जाएं तो उसका मेन आर्गुमेंट ये है कि आपके पास जो जी स्कोर है, यू कैलकुलेट द जी स्कोर. और रिमेंबर ACC आपको याद है, इट वाज द एक्यूरेसी. So let's say ACC1 Yes, is sir. the estimate of accuracy for one model. ACC2 is the accuracy estimate of accuracy of the other model. ठीक है. और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको उनका आपको याद है हमारे पास एक ये होता था कि हम जब एस्टिमेट लेते थे मीन का, तो उस एस्टिमेटेड मीन को हम डिवाइड करते थे उस पे स्टैंडर्ड डिविएशन पे, और वो हमें Yes, sir. जी स्कोर देता था. इस केस में चूंकि डिफरेंस है तो आप डिफरेंस को उन दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें आएंगी. सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज वेरिएंस इज एड अप, और फिर बाद में आपने उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. दिस इज, यू कैन थिंक ऑफ इट एज द इफेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. बाकी इसका अगर आपने मैथ देखना है तो आप वो चैप्टर दोबारा देख लें. सो इस आपको याद है पहले हमने ये फार्मूला यूज किया था यार, जब एक when we were dealing Yes, with sir. only हमने one model. variance का ये formula. वन मॉडल का ये था. अब यहाँ पे हमने इसको बेसिकली रिप्लेस किया है दूसरे मॉडल में. और वहाँ पे ये भी याद है लेक्चर 9 में कि इफ यू यूज दैट कैन बी टर्न्ड इनटू ए कॉन्फिडेंस इंटरवल. अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस चाहिए तो जी स्कोर आपको कितना चाहिए उधर? 1.96. वी डिड ऑल दैट बेसिकली. इफ यू वांट समथिंग सिमिलर, you can actually overlap these two scores. इसमें इशू पता है क्या आ रहा है इस मेथड में? ये मेथड आप डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर, क्योंकि वो डिफरेंट मीन हो सकते हैं ना डिफरेंट जगहों पे. तो अगर आप ये करें कि आप उन दोनों का आप वेटेड
एवरेज ले लें दोनों एक्यूरेसीज का, मॉडल 1 की एक्यूरेसी और मॉडल 2 की एक्यूरेसी. व्हाई डू यू मल्टीप्लाई इट बाय n1 and n2? लेट्स से नॉर्मलाइज करने के लिए. हाँ, ये उनको सेम फुटिंग पे करने के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी जब आपने ये यूज की है, ये एक्यूरेसी आपने टेस्ट डाटा पे यूज की है ना. तो लेट्स से एक्यूरेसी Yes. 1 के लिए आपने टेस्ट साइज n1 रखा था और एक्यूरेसी 2 के लिए टेस्ट साइज क्या था, n2 था. And now you are looking for a common accuracy, which actually we want to use this formula. We want to have a single z-score for both, and for that we need to convert these two accuracies into a single accuracy that should serve the purpose of an average accuracy. ये आप normally average ऐसे ही लेते हैं, आप weights से multiply करते हैं और यहाँ पे sum of weights. This is how you do. मतलब अगर semester GPA भी calculate करना हो ना, CGPA, तो आप उसमें भी ये करते हैं. You can think of this as your semester GPA 1, semester GPA 2, और ये फिर आप credit hours से multiply करके उस पर divide कर लेते हैं, something like that. ठीक है. yes. So उसका फिर फायदा ये होगा कि you can actually use that same formula, now compare it with that formula. Basically ये हमारा single के लिए था, अब वो single ACC को मैं एक single accuracy से replace कर रहा हूँ, ठीक है, and I'm using the exact same formula. और यहाँ पे n की जगह of course मुझे n+1, n1 plus n2 लगाना पड़ेगा, and I'm still taking the square root because I want the standard deviation. वहाँ पे remember वो अगर आपको standard deviation चाहिए होता तो भी आप दोनों का स्क्वायर रूट लेते. 1,2 सिर्फ ये है कि ये दोनों का है, और इसका आप जी स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. और जी स्कोर बहरहाल चूंकि आप डिफरेंस में ही इंटरेस्टेड है, तो आप दोनों का डिफरेंस लेके जो है ना, ये सारी इसने कहानी दी है. लेकिन एंड पे ये मेरे ख्याल में दिस इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज फॉर दोज हु आर familiar with statistics and they somehow do not want to give up that. You are not statisticians, I am not a statistician either. तो मेरे ख्याल में हमारे लिए डिस्कशन बिल्कुल फजूल है, क्योंकि एंड पे इसने एस्टेब्लिश किया हुआ है कि none of this has anything to do with the real world. उसकी वजह ये है, ये इसमें इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारी जो assumptions है ना, ये इस assumption में सेंट्रल लिमिट थ्योरम का रोल है. और सेंट्रल लिमिट थ्योरम गाउसियन को एज्यूम करता है. गाउसियन assumption जो है ना, ये बहुत पुरानी बात है. कम से कम आजकल जो डेटा आ रहा है उसमें तो दूर दूर तक इसकी कोई वैलिडिटी के नाम निशान नहीं है ना. सो लेट्स स्टिक टू द मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच ये है, इट इज समथिंग कॉल्ड ए मैकनेमर टेस्ट. ठीक है. आपको याद है ये जी स्कोर में एक और भी इशू था, इवन स्टैटिस्टिशियंस भी उससे तंग है. इसमें आपको याद है assumption ये थी कि you know the standard deviation of the theoretical standard deviation. Yes, sir. और जब वो नहीं थी तो वो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था एंड सो ऑन. ठीक है. दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे एक और भी चीज के वहाँ पे अगर आप ये जो जी स्कोर है, दिस डजंट गिव यू द एस्टिमेट ऑफ एरर. ये आपको आपका जो एस्टिमेट ऑफ अननोन पैरामीटर है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल तो दे सकता है कि इस पे आप कितने कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो आपका जो क्लासिफिकेशन एरर है या प्रेडिक्शन एरर है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएंस वो नहीं देती. वो आपको, अगर वो बुक याद हो, उसमें वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है. वो क्या, Yes, sir. काई स्क्वायर. बेसिकली Chi-square. बेसिकली ये है कि जो सैंपल मीन है ना, when you add the sample points, the examples, and you take the sample mean, this is actually either normally distributed if sigma is known, or t distributed, student t distribution, if it is unknown. लेकिन जो variance है, remember sample variance,
not variance of your estimate, sample variance of your data. That sample variance is distributed according to a chi-squared distribution. तो मैकनेमर टेस्ट क्या करता है? मैकनेमर टेस्ट ये करता है, सर इसको स्टार्ट करने से पहले वो बता दें सर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल आइडिया नहीं इतना। असल में जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना, वो अभी इसमें आ रहा है। यस सर, मैं यही पढ़ रहा था और इसमें ज्यादा समझ नहीं आई थी कि ये होता क्या है। नहीं, एक मिनट, अभी एक बात तो ये है ना कि आज जो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, ये तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो नहीं है जो मशीन लर्निंग में आप पढ़ते हैं। यस सर, वो दो अलग है। उसमें तो क्योंकि हमने एक लैब में भी देखा हुआ है। हाँ, वो आपने लैब में जो देखा है वो ये नहीं है। यस सर, वो उसका ताल्लुक एक्यूरेसी से है, जो आप एस्टिमेट करते हैं ना। बेसिकली आप जो मॉडल इवेल्युएशन जो करते हैं, मॉडल इवेल्युएशन में आप टेस्ट डेटा यूज करके आप क्या कैलकुलेट करते हैं? ये जो अभी ऊपर आपने किया है एसीसी, जिसको आपने कहा था क्या, एसीसी। यस एक्यूरेसी। हाँ, ये एक्यूरेसी क्या किस चीज का रेशो है? द नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस divided by the number of examples tested, टोटल number of tested total, कितनों पे आपने टेस्ट लगाया है। तो वो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप बता रहे हैं ना, ये उसमें एक खाने में होगा। एक में ये होगा। फिर यहां पे आप करेक्ट की जगह क्या करें? रॉन्ग कर दें, इनकरेक्ट कर आ जाएगा। फिर आप ये करें कि टेस्टेड टोटल की जगह आप मेरे ख्याल में क्या करें कि जो करेक्ट है उनमें उनके साथ इनकरेक्ट का क्या रेशो है, वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो वाला है बेसिकली। वो इतना यूजफुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे उसकी सारी डेफिनेशन याद नहीं है। आई कैन एक्चुअली अपलोड समथिंग। वो जो मैंने दूसरी बुक शेयर की है ना, ये पाइथन मशीन लर्निंग के टाइटल से 2 बुक्स है ना स्लेट पे। एक वो जो हम फॉलो कर रहे हैं लेंथी टाइटल, और एक वो शॉर्ट टाइटल है विंग मीन क्या है। उसमें उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। लेकिन यू विल कम टू नो टुडे कि असल कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये है जो आज हम पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल ईदर डोंट नो अबाउट दिस और दे कंफ्यूज इट विद दैट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? गेस करिए क्यों? क्योंकि that does not allow me to compare two algorithms. टेस्ट डेटा डिफरेंट होता है ना हर एल्गोरिथम का। यस सर। तो आप वो उसमें कैद हो जाते हैं ना। इफ यू बेसिकली इसने शुरू में शायद ये बताया भी है कि वो जो 3 वे मेथड हैं या जो के जितने भी मेथड्स हैं, मेरे ख्याल में के फोल्ड के अलावा, के फोल्ड ठीक है क्योंकि उसमें आप शफल करते हैं। आप अगर सेम टेस्ट डेटा यूज कर रहे हैं तो उसमें हाउ कैन यू कंपेयर टू डिफरेंट एल्गोरिथम्स? उसके अपने अपने कंफ्यूजन मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इसको अगर हम देख लें, इसको ये कहता कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, लेकिन अनदर नेम इज कंटिंजेंसी टेबल। और यहाँ लिखा भी है नॉट टू बी कंफ्यूज विद द टिपिकल कंफ्यूजन मैट्रिसेस इनकाउंटेड इन मशीन लर्निंग व्हिच आर लिस्टिंग फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव। बेसिकली ये है, ये जो आप कर रहे हैं ना 4, आपको याद होगा फॉल्स पॉजिटिव। यस सर, इसी बात में मैं कंफ्यूज था। नहीं, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, वहाँ पे ये अलग। ये और चीजें, वो और चीजें, ये तो हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। आपको याद है बेज रूल का जो एग्जांपल हम देते थे? प्रोबेबिलिटी में आपने बेज रूल पढ़ा होगा ना। यस सर। तो बेज रूल में आपको याद है ये 4 प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट करते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, लेट्स से ए इज द इवेंट एंड डी इज द डेटा, देन ए गिवन डी कॉम्प्लीमेंट, एक ये होता था। दूसरा क्या होता था? ए कॉम्प्लीमेंट गिवन डी, और चौथा ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इन चारों में से एक ट्रू पॉजिटिव है, एक फॉल्स पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल ये
ट्रू पॉजिटिव है, ये क्या है, ये फॉल्स पॉजिटिव है, ये क्या है, ये ट्रू नेगेटिव है, और ये फोर्स, यस सर, फॉल्स नेगेटिव है। ये चार चीजें जब आप एक टेबल में लगाते हैं शशके के लिए, हम उसको चार प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, वो शशके में आप उसको चार वो बनाते हैं, दैट इज नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट ए सिंगल मॉडल। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे ये बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है। सो इस पे फोकस यस करते हैं हम। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, बेसिकली ये चार नंबर्स यूज करेगा, ए बी सी डी, एंड दे विल बी अरेंज्ड इन ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये ए क्या है, एंड लेट्स से वी आर कंपेयरिंग टू मॉडल्स, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। अच्छा, एंड पे आपने मुझे बताना है वैसे, क्योंकि मैं वो अदन के सारी चीज़ों से ऑन बोर्ड नहीं हूँ, तो एंड पे आपने मुझे बताना है कि अदन ने ये किया था या वो दूसरा वाला किया था उसने। ठीक है सर। अच्छा, अब ये है कि A1 क्या है, ए का मीनिंग क्या है, इसने कहाँ पे लिखा हुआ, सर ए वो नहीं है, मॉडल है। नहीं मॉडल है, लेकिन मसला ये है ना कि ए, इसने पैराग्राफ में क्यों एक्सप्लेन नहीं किया कि ए हाउ टू रीड ए, द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा a प्लस b प्लस c प्लस d इज द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। a b c d चारों को ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एग्जाम्पल्स। हाँ, तो दिस शुड ऐड अप टू n, जिसको हम n कहते हैं, a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू n। इसने बस 4 पे डिवाइड किया हुआ है नहीं, लेकिन टेस्ट a, एग्जाम्पल्स। हाँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि a खुद क्या है ना, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। हाँ ये है बेसिकली मीनिंग, यहाँ पे ये हुआ है। मॉडल 1 को आप यहाँ पे रो वाइज लिस्ट कर दें, मॉडल 1 की परफॉर्मेंस को, और मॉडल 2 की परफॉर्मेंस को आप कॉलम में देखें। सो A इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स प्रेडिक्टेड करेक्टली बाय बोथ मॉडल 1 एंड मॉडल 2। अच्छा, आप समझ आ गई? यस सर, इसको देख के समझ आ हाँ, गई। इसको देख के समझ आ गई। एंड D इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स प्रेडिक्टेड बोथ आर इनकरेक्टली रॉन्ग, बाय बोथ। और बी और सी में क्या है कि मॉडल 1 ने ठीक किया, मॉडल 2 एक ने रॉन्ग है एक करेक्ट है। ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यस सर, ये वो वाला नहीं है। इसका ट्रू फॉल्स और ट्रू से ताल्लुक नहीं है ये। और ये क्यों यूजफुल है ये भी आपको समझ आएगा, क्योंकि इट अलाउज यू टू कंपेयर टू मॉडल्स। वो तो आपको कंपैरिजन में कोई हेल्प नहीं करेगा ना। अच्छा, कुछ लोग उसको यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए लेकिन दैट इज नॉनसेंस, क्योंकि वो एक मॉडल से दूसरे मॉडल में वो नंबर में ट्रांसलेट नहीं होते ना। वो तो सिर्फ एक्यूरेसी के लिए होता है। लेकिन दैट इज ओनली एक्चुअली यूजफुल फॉर द सेम मॉडल। बेसिकली मॉडल इवेल्युएशन और चीज है, मॉडल सिलेक्शन और मॉडल कंपैरिजन या क्रॉस वैलिडेशन, ये क्रॉस वैलिडेशन हम कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट मॉडल्स एंड वी डोंट केयर द एल्गोरिथम। आई डोंट केयर कि मॉडल 1 कहां से आया है, मॉडल 2 किधर से आया है। मॉडल 1 और मॉडल 2 में आपस में कोई मतलब दे आर नॉट लिंक्ड बाय सम हाइपर पैरामीटर कि हाइपर पैरामीटर इसका ये है और हाइपर पैरामीटर इसका दो वो है, ठीक है। जब इसमें एग्जांपल्स अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल में इधर आ जाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि मॉडल 1 की एक्यूरेसी क्या होगी फिर। मॉडल 1 की एक्यूरेसी, हाँ, लेट्स से आई वांट टू नो द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल 1। एक्यूरेसी ऑफ सर ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका n हो प्लस जाएगा। सी, यस सर। और मॉडल 1 में क्या है, a प्लस और किसमें बी, ए प्लस बी। क्योंकि a दोनों के लिए है ना, b में मॉडल 1 तो ठीक था ना। यस सर, इन दोनों में मॉडल 1 करेक्ट है तो ए प्लस बी। अब मॉडल 2 का बता दें। सर मॉडल 2 का है ये डिनोमिनेटर ए सेम ही प्लस होगा। सी
ओवर एन। ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये भी n है, ये भी n है, ठीक, ये बहुत जरूरी है चीज। यस अच्छा, अब वो नंबर्स इसने शो किए हैं किस एग्जांपल में? हाँ, ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, इसमें हम कर लेते हैं खुद ही। आपके पास, अच्छा, ये दिस ए बी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दिस ए बी, ठीक है, ये दो सिनेरियोज हैं। सो ये एक सिनेरियो था यस और ये दूसरा सिनेरियो है। वी आर स्टिल कंपेयरिंग टू मॉडल्स, ठीक है, लेकिन इन मॉडल्स को हमने, फॉर एग्जांपल इसमें हो सकता है टेस्ट डेटा डिफरेंट हो, या ये आप ये एक ग्रुप ने किया हो, ये दूसरे ग्रुप ने किया हो, ये पाकिस्तान में हो, ये इंडिया में हो, इट कैन मीन एनीथिंग, ठीक है। सो 9959, अब मॉडल 1 की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? 959 प्लस 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय बाय सब कुछ मिला के 10,000, 10,000। 10,000 ना, तो वो नंबर उधर आ गया। यस ये इसने नंबर कैलकुलेट किया हुआ है इधर, ठीक है। 9959 प्लस 11 10,000, परसेंटेज ये 99.7% आ गया। और सिनेरियो बी में मॉडल 1 की एक्यूरेसी क्या है? उतनी ही है, हालांकि नंबर्स चेंज हो रहे हैं ना, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। नंबर्स चेंज हो रहे ये हैं इसने लेकिन जानबूझ के एक्यूरेसी नंबर जैसे चूज किए हैं कि वो मॉडल एक्यूरेसी दोनों में सेम आ रही है, ताकि ये मुश्किल हो जाए ना, यस ये काम मुश्किल करने के वो लिए इसने अपना किया है। पॉइंट इलस्ट्रेट करना चाहता है कि हाँ, कि मॉडल ये एक्यूरेसी कि सेम आपने होने का कोई, मतलब आपके नहीं है। जहन में कोई सिंपल सोल्यूशन है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। यस तो डेविल्स एडवोकेट इसको कहते हैं ना। अच्छा, और मॉडल 2 का वो भी इस तरह की है। उस इंटरेस्टिंगली उसने नंबर जैसे चूज किए हैं कि दोनों में 99.6 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप अगर कॉमन सेंस पे जाएं यस तो आप करते रहना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कैसे चूज करेंगे मॉडल ए और मॉडल बी को? सर आप वो दूसरी चीजें देखें। क्या? आप देखेंगे कितने मॉडल टू देखो ना, ने इसमें रॉन्ग किए हैं जो 99.6% है मॉडल और वो कितना है? वन ने करेक्ट किए वो हैं। 99.7% है ना। और दूसरी यस बात यह है कि हमने अभी सिर्फ मॉडल 1 और मॉडल 2 की बात की है, इनकी आपस की कंपैरिजन की बात तो की नहीं है ना। यस हाँ, तो अब उसके लिए बेसिकली ये जो मैकनेमर्स हाइपोथेसिस है ना, इसने क्या किया है। अच्छा, वहां पे आप ट्रायल एंड एरर पे ना जाएं कि कोई एक कहेगा कि यार मैं मॉडल 1 की एक्यूरेसी को मॉडल 2 की एक्यूरेसी पे डिवाइड करूंगा, या मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगा, इसको इस पे। यू कैन कम अप विद ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, बट यू नीड थियरी बेसिकली। तो मैकनेमर का कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने स्टैटिस्टिक्स वालों की थियरी उठा के ही केम अप विद अ साउंड टेक्निक। ऑफ कोर्स इसके अपने assumptions हैं। assumptions इसका ये है कि ये जो नंबर्स है ना, बेसिकली इन दोनों, बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि ये किसी काम के नहीं है, ये नंबर्स यस कंपैरिजन में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। इन दोनों यस है क्योंकि ये बताते हैं कि आपने कितने ठीक किए अगले मॉडल ने उसको ये कितना एक्चुअली गलत किया। क्रॉसिंग हो रही है, सही क्रॉसिंग हो रही है ना। अब यहाँ पे यस इसमें थोड़ा सा आसान है कहना कि इसमें डेफिनेटली आप मॉडल 1 को प्रेफर करेंगे। यस है क्योंकि मॉडल वन ने 11 वो ठीक किए जो मॉडल टू ने गलत किए। बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है, कर क्या लेकिन मॉडल टू ने सिर्फ एक ठीक किया है जो मॉडल वन ने गलत किया? डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड। अच्छा, ठीक है। किया। वो लेकिन आपने ये, सर हाँ, उसको लिखा है। ये कंपैरिजन इधर इतना सिंपल नहीं है। इधर रेशो क्या बनता है? सर इधर 25 to 15 रेशो मींस तो ये कितना बनता है? मॉडल टू ने 25 ये गलत 5/3 किए हैं बनता है जो ना, कि मॉडल वन ने ठीक। 5/3 तो क्या बनता है चीज ये रेशो 5/3 5/3। बनता है। तो 5/3 इतना ज्यादा तो नहीं है ना, ये डबल यस से सर कम है ना, इट्स लेस देन 2। यस सर तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि ये मॉडल 1 कितना अच्छा है मॉडल 2 से।
मतलब दिस इज व्हाट मैकनेमर वांट्स टू सॉल्व. ही वांट्स टू हैव अ क्वांटिटेटिव वे जिसमें आपको इस तरह की जो है ना कॉमन सेंस और गट फीलिंग पे आपको ना जाना पड़े. So he basically used chi-square distribution. अब chi-square distribution ये आपने अक्सर देखा होगा, इसमें हमेशा ये चूंकि ख्याल नहीं रखती तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एक थियोरेटिकल वैल्यू होगी जो पॉपुलेशन की होगी, और व्हेन वी से chi-square distribution हमारा मतलब थियोरेटिकल होता है, लेकिन एक होता है chi-square score जो आप कैलकुलेट करते हैं डेटा से, तो वो इसका एस्टिमेट होगा. ठीक है, जिस तरह जी स्कोर होता है ना, जी स्कोर आप जो यस कैलकुलेट सर. करते हैं, और एक होता है वही जी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जी स्कोर इज बेसिकली एन एस्टिमेट ऑफ दैट. इट मे और मे नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसी तरह ये जो काई स्क्वायर स्कोर है, इट मे और मे नॉट बी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड. ये बात समझ आ रही है? When we say chi-square एक distribution हद mean, तक हाँ, सर, एक हद तक समझ आ रही है अच्छा मेरा कहने कि का मतलब ये हम था, जब कह नहीं रहे हैं. मैं इसको आसान जबान में समझता हूँ ना. मैं कहता हूँ कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो समझ आ रही है ना आपको. यस सर. और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आपके जहन में क्या आता है? थियोरेटिकल गॉसियन, एम्पेरिकल नहीं, थियोरेटिकल. अब मैं कहता हूँ कि यस मेरे सर. पास डेटा है, कोई भी डेटा है x, और मैं उससे क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ? मीन सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन पे, और ये सारे नंबर्स डेटा से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसको क्या कहता हूँ? जी स्कोर. आई कैन होप दैट दिस जी इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये स्कोर है, जी स्कोर है. ठीक है, दिस जी स्कोर इन यस सम सर. केसेस फॉलोज द एग्जैक्ट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा ही है ना कि आपके मार्क्स जो आते हैं और मैं आपके सारे मार्क्स का जी स्कोर कैलकुलेट करता हूं, तो वो जरूरत नहीं कि वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि गॉसियन हो. हम उस पे गॉसियन फिट करते हैं, वो अलग बात है. Same goes with chi-square. Chi-square distribution means the theoretical distribution. Chi-square score means that you are calculating a quantity from data which you hope is closely chi-square distributed under the रिजेंबलिंग का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. assumptions. वो assumptions क्या है वो समझना जरूरी है. assumptions को अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप करते रहें जो मर्जी. अब assumption ये है, मैं इस क्वांटिटी पे बाद में आता हूं. ठीक है, assumption ये है कि वो जो क्रॉस है ना, ये वो जो मैट्रिक्स में ये दो नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे थे ना, these numbers must be large. They must be large. और large का क्या मतलब? लार्ज का मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि टिपिकली लेट से 25 से ज्यादा, कुछ बुक्स में आपको शायद 30 मिल जाए. मतलब ये बहुत कम ना हो, ये नहीं है कि 5 या 2 हो ना. यस. सो इट शुड बी अ रीजनेबली लार्ज नंबर. ठीक है, ये पहली, ये एक assumption है. दूसरी assumption ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके पास हमेशा दो कंपीटिंग हाइपोथेसिस होते हैं. एक को हम नल कहते हैं और दूसरे को हम अल्टरनेटिव कहते हैं. क्या? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेट. नल हाइपोथेसिस वो है जो हमारे हिसाब से ट्रू होता है, या ट्रू नहीं भी होता, हम उसको ट्रू एज्यूम करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि अगर ये गलत हुआ तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं. तो आप रिजेक्ट सिर्फ नल हाइपोथेसिस करते हैं, अल्टरनेटिव नहीं करते. ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का उसूल यस. है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में when you it will have only two outcomes when you complete this exercise. You will either accept, sorry accept nahi, there are only two. You will either reject null hypothesis, you will either reject null hypothesis, और इसका जो अल्टरनेटिव है, इसका गलत मतलब है. इसका अल्टरनेटिव ये नहीं है कि यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और यू डोंट हैव इनफ रीजन, यू डोंट हैव
enough reason to reject. टू रिजेक्ट इट। इसका ये मतलब लेना कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है या आपने अल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया है, ये दोनों गलत है। आप सिर्फ रिजेक्ट नल और नॉट रिजेक्ट नल की बात कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि मैं कह दूं कि यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर। सो मैं कहता हूँ यार कम से कम ये डॉक्टर नहीं है। अब उसका मतलब ये निकालना है कि वो इंजीनियर है, वो गलत बात होगी ना फिर। ठीक है, Yes. तो ये हो गया बेसिकली। सो अब इसमें सर ये जो आप नल को कह रहे हैं, सर ये जो नल ट्रू की आप बात कर रहे हैं, तो किस सेंस में ट्रू की आप कह रहे हैं कि नल हमारा ट्रू नहीं, ना आप हो असल में अगर? अभी हम कहते हैं आप बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट विद द डेटा एंड यू डू योर एनालिसिस एंड यू हैव टू मॉडल्स। बेसिकली आप टू मॉडल्स की बात करें। मैं अगर मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में आता हूँ, मेरे पास मॉडल 1 है और मेरे पास मॉडल 2 है। मैं इसमें से एक को नल कहता हूँ, ये लैंग्वेज है नल हाइपोथेसिस, क्योंकि अ मॉडल इज बेसिकली अ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर एक को मैंने नल कह दिया, दूसरे को मैंने क्या कह दिया, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव। अब मैं ये जो एक्सरसाइज करूंगा इसके एंड पे या मैं मॉडल 1 को रिजेक्ट करूंगा ठीक है, और या मैं कहूंगा कि यार मॉडल 1 को मैं रिजेक्ट नहीं कर नॉट सकता। इनफ रीजंस। ठीक है, ठीक है ना। अब उसको बाद में उसकी शक्लें हो सकती है कि आप अल्टरनेटिव के साथ क्या करेंगे, वो बाद में आता है। ठीक है, तो अब ये जो मैकनेमर टेस्ट है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो। वो क्या हो? करेक्ट हो। ठीक है, एज्यूमिंग ट्रू दैट नल हाइपोथेसिस करेक्ट। वो एजम्पशन अगर गलत है तो वो और मसला है, वो उसका मैकनेमर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझना। पहली एजम्पशन क्या है? योर नल हाइपोथेसिस, you are assuming इज that your ट्रू। null hypothesis is correct. And number 2, okay, these two numbers b and c, they must be reasonably relatively large. Large. ठीक है, ठीक है, लार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो a और d से लार्ज हो, उससे लार्ज तो नहीं हो सकते ना, वो तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ये बहुत कम भी ना हो। अच्छा, फिर ये अब आते हैं स्कोर की तरफ। किसकी तरफ? अच्छा, ये आप दो वर्ड्स मुझसे सुनेंगे, आप मुझसे सुनेंगे स्कोर, जी स्कोर, और दूसरा क्या है? स्टैटिस्टिक्स। Statistic is the number you compute from data. ठीक है, so he tells you to compute this number. This number is called the chi-squared statistic, or I will call it the chi-square score. Now this will be following the theoretical chi-square distribution under these two assumptions. अब आपको समझ आ रही है मैं क्यों बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ? chi-square distribution theoretical को ये फॉलो कर रहा है, इसका ताल्लुक इन दो assumptions पे होगा। अगर ये दोनों assumptions ठीक है, फिर ये वो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करें? सो यू कैन इमेजिन दैट यू विल हैव नंबर्स b एंड c। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप कंप्यूट करें उन दो केसेस के लिए, आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, बल्कि इसने किया भी है। सिनेरियो ए में ये नंबर क्या आता है? 2.5 2.5 आता था। और सिनेरियो बी में वो क्या आता है? 8.3। 8.3। ठीक है, अब इसके बाद अब टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट ये है, पता नहीं क्या कर देता है ये, मैं कुछ ये, हाँ ठीक है, सही है। Let me choose all the, ओके। अब ये वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्लॉट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है वो चीज़। आपको याद है कि हमारे पास जब जी स्कोर या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते थे, सो वी हैड सम एक्चुअली, लेट्स सी के टेबल होता था। हाँ टेबल होता था, लेकिन ये है कि टेबल से पहले एक चीज़ होती थी। टेबल से पहले एक चीज़ होती थी, वो अल्फा की मीनिंग में बता रहा हूँ ना। अल्फा की मीनिंग बहुत ज़रूरी है। सो ये काई स्क्वायर बेसिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट्स समथिंग लाइक दैट। it is a non-symmetric distribution. Basically it looks more like that. ठीक है, non-symmetric.
तो अब यहाँ पे बेसिकली दिस इज योर अल्फा, और ये वन साइडेड है, ठीक है, वो जी स्कोर की तरह टू साइडेड नहीं है। ये पता नहीं मैंने क्यों शो किया है, यस एक्चुअली नेगेटिव साइड पे होता भी नहीं है, शायद ये पॉजिटिव साइड पे होता है, शायद मुझे लग गया रहा कि ऐसे है, शायद ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने वैसे ड्राइंग मेरी बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये एरिया नॉर्मली अल्फा आप चूज करते हैं बहुत कम। इस एग्जांपल में अल्फा की वैल्यू क्या है, 5%। 0.05 अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है, ये अगर इधर आ गई, अगर इधर आ गई, तो इसका मतलब ये है, पी वैल्यू को समझना चाहिए। पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन लार्ज स्टेटिस्टिक्स। ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, आपके पास वैल्यू फॉर एग्जांपल कितनी आ गई, 8.3 आ रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि 8.3 लार्ज है या स्मॉल है, डिबेटेबल है ना। 2.5 लार्ज है या स्मॉल है, डिबेटेबल है। तो स्मॉल लार्ज और स्मॉल का फैसला हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये इतनी लार्ज वैल्यू आ सकती है, ये लार्ज वैल्यू बाई चांस भी तो आ सकती है ना, कि आप अनलकी थे, आपका मॉडलिंग एजम्पशन गलत नहीं थी, चांस पे बहुत रैंडमली कभी कभी आप बदकिस्मती से चीज गलत जाती है, आप जिस तरह कहते हैं यार कि आई हैड अ बैड लक। तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस अनयूजुअली लार्ज वैल्यू, अगर ये स्मॉल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि 8.3 लार्ज है, अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज्यादा है, 0.05 से ज्यादा तो इसका मतलब यह है कि आप 5% चांस रूम दे सकते हैं, कि 5% से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई आप रैंडमली बदकिस्मती थी आपकी, और आपको इसलिए गलत वैल्यू मिल गई। मॉडल ठीक था, मॉडल मॉडल ठीक था, मतलब यह है कि मॉडल ठीक, सर हमारा मतलब वैसे गलत बात मैं कर रहा हूं। नल हाइपोथेसिस आप एज्यूम कर रहे हैं ना, यू आर एज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो अंडर द नल हाइपोथेसिस आपने ये किया, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा आ गई, तो आपका नल हाइपोथेसिस आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है? अब मुझे ये नहीं समझ आई कि आप प्रोबेबिलिटी किस चीज को कह रहे हैं इधर। प्रोबेबिलिटी ये है कि अब मैं बताता हूं, ये आपने ये टेस्ट स्कोर कैलकुलेट किया, यस ठीक सर, है, ये सिर्फ एक वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू तो यस सर, हर दफा डिफरेंट आ सकती है। आप यही करते रहें, लेट से इमेजिन किए आप करते रहें, यही एल्गोरिथम्स को आप कंपेयर करते रहें, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज, सो इट इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इट इज ए। यस सर, अब इस रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल को अंडर द स्टेटेड असम्पशंस, कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस ठीक है और आपका ये रीजनेबली लार्ज है, सो दिस शुड फॉलो दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन अब थियोरेटिकल मैंने प्लॉट किया है, मैंने एम्पिरिकल प्लॉट नहीं किया, ये मैंने थियोरेटिकल प्लॉट किया है, जिसको मैं टेबल में देखूंगा। यस सर, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल, ये टेस्ट लेट्स से ये जो 2.5 है, ये 2.5 है, ये इधर आ गई, ये किधर आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 से 2.5 या इससे ज्यादा जो वैल्यू मुझे आती है, 2.5 से ज्यादा, तो इससे भी वर्स्ट होगा ना। यहां पे एक चीज बहुत यस सर, जरूरी है कि आप क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, बी और सी का डिफरेंस ले रहे हैं ना, और डिफरेंस को यस फिर आप उस पर सम पे डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन मॉडल 1 एंड मॉडल 2। यस समझ आ गई? क्योंकि बी एक मॉडल की तरफ है और सी दूसरी मॉडल की तरफ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन मॉडल में, इन दो मॉडल्स में अगर वाकई कोई फर्क है, वाकई, कोई फर्क तो ये नंबर ज्यादा आना चाहिए, है। यस और ये नंबर अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेट सपोज उसके मुताबिक ज्यादा आ गई,
ये देखो ना, ये 5% है ये वैल्यू, ये 0.05 है, और आपकी वैल्यू 0. ये एरिया उससे ज़्यादा होगा ना, ये एरिया, ये 0.5 से बहुत ज़्यादा होगा ये एरिया। तो इसका मतलब ये है कि Yes. P वैल्यू रिप्रेजेंट्स दैट यू गॉट दैट वैल्यू जस्ट बाय चांस। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने एक एजम्पशन किया, आपने एक मॉडल सेलेक्ट किया, आपने कह दिया कि यार ये दोनों मॉडल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं मेरे ख्याल में, लेट मी गो बैक टू दैट, आपको अभी समझ आ रही है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 11 और 1 को हम कंपेयर करें ना, अब यहाँ पे हमारे दरमियान लेट सपोज दो ग्रुप्स हैं। एक कहता है कि यार ये इतना ज़्यादा फर्क है कि मैं मान नहीं सकता कि ये दोनों मॉडल में ये इसका मतलब कि मॉडल 1 मस्ट बी बेटर देन मॉडल 2, मॉडल 1 मस्ट बी बेटर देन मॉडल 2। Must be दूसरा better कहता है than कि नहीं one. यार ये बाई चांस ये नंबर ज़्यादा आ गए, अगर हम अगली दफ़ा करेंगे तो ये नंबर 11:1 रेशो नहीं आएगा। अब समझ आ रही है बात? Yes. अब वो पी वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे जो पी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, वो पी वैल्यू आपने एक थ्रेशोल्ड दे दिया कि अगर 5% से ज्यादा है वो प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि वो चांस आपको अलाउ कर रहा है कि यार 5% से ज्यादा। ये हम इसको कैसे देख लेना, आप अक्सर आप कि दोस्त या रिश्तेदारों में या कोई रिश्ता ना कोलीग्स में कोई एक हरकत करता है, आप कहते हैं यार ये हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि ये चांस हो सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, 5% से कम हो, तो आप कहते हैं कि यार इसका मतलब कि आप कोई गड़बड़ आप कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है। समझ आ गई आप? Yes, sir. So a value of a p value larger than 5% means that your null hypothesis cannot be rejected. लेकिन अगर वो 5% से कम है, लेट मी एक्चुअली चेक दिस कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, यहाँ पे इसने बात बताई है, ये इसको पढ़ लेते हैं ना दोबारा। We can compute the p value of observing the empirical. If p value is lower than our chosen significance level, we can reject the null hypothesis. अब आप कह रहे हैं, आप इसको क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यार ये इस वैल्यू के चांसेस, अगर आपका एजम्पशन ठीक था तो इसके चांसेस इतने कम हैं कि इसका मतलब कि आपके एजम्पशन में कोई गड़बड़ है, ये नहीं आ सकता। ये Can anyone give another example? मैं स्टडी का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका स्कोर है, आपका स्कोर आता है और आपके बारे में मैंने एक मॉडल बनाया है स्टूडेंट के बारे में, कि मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया आपके बारे में, हाइपोथेसिस H नॉट, नल हाइपोथेसिस। मेरे हाइपोथेसिस के मुताबिक आपका स्कोर जो है ना, जो स्कोर है इतना आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि यार उसमें 5% में रूम रख देता हूँ। तो अगर आपका स्कोर उस 5% से उस जो आपका एक्चुअल स्कोर आया है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी उस असम्पशन के मुताबिक 5% से कम है, तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा अपने हाइपोथेसिस को। Yes. ठीक है। और अगर उससे ज्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये ठीक है, रैंडमनेस तो होती है ना, मतलब असम्पशन का मतलब तो ये नहीं है कि हर दफा ठीक होगा। ठीक है, तो ये p वैल्यू को इस तरह आप एक्सप्लेन कर लेते हैं कि p वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट वैल्यू बाय चांस, which means that there was nothing wrong in your assumption, it only came by chance. But if that p value is really small, smaller than 0.05 or any other threshold, इसका मतलब ये है कि ये चांस पे नहीं हो सकता, ये आपकी मॉडलिंग में कोई गड़बड़ है, या आपकी assumption में, इसका मतलब आपके नल हाइपोथेसिस में कोई गड़बड़ है। अब समझ आ गई बात? Yes, sir. समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अगर हाँ, yes. बताएं। सर मैं ये रिपीट कर रहा था कि इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने एक थ्रेशोल्ड रखा है कि 5% है, इतना मुझे चांस मैं देता हूँ, इससे ज्यादा आया कि ये क्या होता है, बाय चांस ये वैल्यू भरी आ सकती है। बिल्कुल। अगर इससे कम आया तो इसका मतलब है कि मैं कह नहीं सकता कि क्या होता है, बाय चांस है, मींस बिल्कुल एक्यूरेट आई है वैल्यू। बिल्कुल।
नहीं, एक्यूरेट तो खैर हम कभी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 5% से अगर कम आती है तो वो जो वैल्यू आई है वो ज्यादा आई है, वो असल में वो डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए फिर। और नल हाइपोथेसिस यहाँ पे यस सर। क्या है ये भी मैं दो, तो हमें नल हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए, इसने नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम किया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। नल हाइपोथेसिस क्या है? ने ये अज्यूम किया था कि एक मॉडल दूसरे मॉडल से बेहतर है। किधर है हमारा ये? नल हाइपोथेसिस ये किधर है, कहाँ लिखा हुआ है? शायद ऊपर लिखा हुआ है, आई गेस। एक मिनट, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं सर, बल्कि ये लिखा हुआ है, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू मॉडल्स आर इक्वल। हाँ वो देखो, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ये है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये है कि इन दोनों मॉडल्स में कोई खास फर्क नहीं है, ये जो आपको वैल्यू ज्यादा आई है ना, ये बाई चांस आई है, ठीक है। यू आर सिंपली अनलकी, मॉडल 2 वाज सिंपली अनलकी टू हैव गॉट 11 थिंग्स रॉन्ग, ठीक है। अब आप ये कहते यस हैं कि चलो यार मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, उसके मान लो। मुताबिक मैं अगर ये आपकी बात ठीक हुई, आप अक्सर मैं आपको शर्त जो रखते, शर्त में भी ये कहते हैं ना कि अगर ये आपकी बात ठीक है तो फिर इस रेशो की प्रोबेबिलिटी स्काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक 5% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चांस तो रेयर इवेंट होता है ना, जिसको आप चांस कह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी यस क्या होती है, कम होती है। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम। ज्यादा आ गई, इसका मतलब है कि चांस नहीं है, ये गड़बड़ है, ठीक है। यस तो अब वो मैं उसको अभी क्या करता हूँ कि मैं एक तो चाहता हूँ कि आपको वो उधर से यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो टेबल है ना, वो टेबल इसको दूसरे एंगल से देखता है। टेबल आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देता, पी वैल्यू नहीं देता, टेबल आपको थ्रेशोल्ड देता है कि 5% के लिए थ्रेशोल्ड क्या है। सो टेबल विल गिव यू यस दिस कि गिव मी द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो लेट्स से इस केस में हमने अल्फा को 0.5 दिया है, तो ये जो थ्रेशोल्ड है वो उधर से हम रीड करेंगे टेबल से। तो लेट मी रीड दैट वैल्यू फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसने एक और बात की है कि काई स्क्वायर, आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया था ना टेबल से, यस सर। और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें Yes, sir. पता होना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम वहां पे कितनी? आपको याद है n-1 था। यस सर। इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली यहाँ पे +1 है। डोंट आस्क मी व्हाई, इफ यू गो फॉर द थ्योरी यू कैन फाइंड दिस आउट। ये इसने लिखा हुआ है कि ये जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 1। किधर है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ध्यान में रखिए। सो हमने वहां जो डिग्रीज ऑफ यस फ्रीडम का कॉलम देखना है, अपने वहां पे क्या देखना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमने 1 चेक करना है, 1। और 1 अल्फा की वैल्यू हमने क्या चेक करनी है, 0.0, 0.05। 0.05। So let's go for this now. Probability statistics. और ये tables chi squared, ये theoretical distribution है, ठीक है, जहाँ भी चेक करेंगे chi squared distribution। अल्फा की वैल्यू आपको 0.05 नजर आ रही है ऊपर इस टेबल में? यस सर। एक मिनट, अल्फा की वैल्यू 0.05 तो नहीं है सर? नहीं है ना, इसमें कोई नहीं है ना इस टेबल में, लेकिन ऊपर आपने प्लॉट समझ आ गई आपको, वो अल्फा जो उसने वहां पे यस शो सर। किया, देखो ना Yes, अल्फा। sir. तो इसका मतलब कि ये वैल्यू उधर नहीं है, तो हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू नजर आ जानी चाहिए, और वो क्या है, ये वाली है, 0.05। यस ठीक है। सर। अच्छा, अब वो, और ये जो v का कॉलम है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हमने कौन सा रो देखना है उधर? फर्स्ट रो देखो, तो फर्स्ट रो में अल्फा के नीचे क्या आ रहा है? 3.841। अब आपने ये नोट करना है कि आपका जो स्कोर आया है उधर से,
वो अगर इस 3.84 से, या वो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है? ज्यादा हो। अच्छा, अब ज्यादा और कम का मतलब समझने के लिए ये प्लॉट दोबारा देख लें। इस प्लॉट में ये जो वैल्यू है ना, ये जो नीचे लिखी हुई है अल्फा के नीचे, ये थ्रेशोल्ड है। ये जो हमने अभी देख लिया, क्या था वैल्यू, क्या वैल्यू? 3.841। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर इस 3.841 या जितने भी है उससे अगर आपकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपकी वैल्यू उससे राइट साइड पे आ जाएगी, यस और प्रोबेबिलिटी हमेशा उस वर्स्ट केस में उससे आगे वाली प्रोबेबिलिटी है। तो उसके जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो जो पी वैल्यू आएगी, वो अल्फा से कम आएगी ना, यस क्योंकि ये राइट टेल प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट टेल वाली नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर आपका स्कोर इससे कम आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आ गया तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कर सकते। वैल्यू दोबारा देख लें और हम जाते हैं 3.841। अभी हम जाते हैं ऊपर। अब मुझे बताएं 2.5 के साथ क्या किया जाए। ये वैल्यू हमारे पास थी 3.841 और हमारी वैल्यू वन किधर है? यस 2.5 उससे पहले तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि ये चांस, लेकिन जो इसका मतलब ये है कि 8.3 है ये चांस पे ही आया है, ये हमारे एजम्पशन में गड़बड़ नहीं है। और दूसरी वैल्यू यस जो सिनेरियो, ये सिनेरियो बी था, सॉरी क्या था? ये सिनेरियो बी था सर। और सिनेरियो ए में क्या है? 8.3 8.3 उससे कहीं आगे। यस तो इसका मतलब ये है कि 8.3 वाले सिनेरियो ए में हम उसको रिजेक्ट करेंगे कि ये मॉडल सिमिलर है, और वो उस डेटा यस से भी नजर आ रहा है। वो 11 वाकई 11 और 1 हाँ ठीक है ना। तो सिमिलर नहीं आप 25 और 15 वाले केस को आप नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं बाय चांस आ ये गया बाई चांस आया है, 25 इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यस दैट्स एक्चुअली द पंच लाइन। अब यहाँ पे एक चीज इसने जो की है, इसने इसको डिफरेंट किया है। अब यहाँ पे आपको कल्चर का फर्क नजर आएगा, लाइक दिस गाय हैज बीन अ स्टैटिस्टिशियन, बट बिकॉज ही इज इनटू मशीन लर्निंग दीस डेज, सो ही ट्राइड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पैकेज। क्योंकि देखो ना, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं की है, हमने प्रोबेबिलिटी के लिए जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है ना। वो जो एक्चुअल पी है, पी वैल्यू है, वो ये इसने कैलकुलेट की है। और वो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको जो है ना उधर मैंने रात को ट्राई किया था। ये साई पाई जो पैकेज है ना, आपने यूज किया है कभी? यस सर यूज किया था। वैसा किया लैब में। लैब में यूज किया है ना। तो इसको अभी मैं करता हूँ, मैं अभी सर्च करता हूँ। मैं रात को, असल में मुझे नोट करना चाहिए था, लेकिन आई विल हैव टू रन दैट सर्च अगेन, and it will be a good exercise to actually see that value in Python. तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा chi squared, बल्कि मुझे वो सर्च आ भी गया ना, Python chi squared CDF। So let me import this. So open Anaconda। मैं जुपिटर का टाइम नहीं है तो मैं Anaconda prompt यूज करता हूँ। अब इसको मुझे नहीं पता कि Anaconda prompt को font size कैसे बढ़ता है। होप कि you guys can see that। अच्छा, सॉरी मैं पहले पाइथन पे जाऊंगा ना, पाइथन, यस सर और पाइथन के बाद मैं टाइप करूंगा। अभी इंपोर्ट हो गया।
अच्छा, अब दो प्रोबेबिलिटीज है। आपने CDF जो कि बार बार सुना हुआ है, CDF ना, तो CDF वाली प्रोबेबिलिटी वाला एरिया कहां से शुरू होगा बताएं? जीरो से। माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा ना। इस केस में जीरो से होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, लेकिन जनरली वो कहां से स्टार्ट होता यस है? सर। और वो माइनस जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे रुकेगा। इसमें अपोजिट है, इसमें आप उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स में टर्म है उसको कहते हैं सर्वाइवल फंक्शन। क्या? सर्वाइवल फंक्शन। सर्वाइवल फंक्शन, इसको मेरे ख्याल में लाइफ भी कहते हैं ना, लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन। की आपके पास एक डिवाइस है और आप कहते हैं यार ये कितना आगे चलेगा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टिल फंक्शन, इट विल नॉट फेल, तो वो सर्वाइवल फंक्शन है। तो हम बेसिकली, हमारे पास CH2 आ गया, CHI2, and I'll use survival function SF। CDF की जगह मैं क्या यूज करूंगा? SF। This will give me the probability to the right of that point। और chi square की वैल्यू क्या थी मेरे पास एक केस में? 2.5। 2.5 थी। हाँ सॉरी, मैं इधर DF की वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना मुझे। DF की वैल्यू शायद मुझे देनी पड़ेगी। तो पहली वैल्यू chi स्क्वायर स्कोर होगा और कॉमा के बाद मुझे 1 देना पड़ेगा। 1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, अदरवाइज इसको पता नहीं चलेगा ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? कैन यू रीड दैट? 0.11। 0.1138। इसको यस। नोट कर ले, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.05। 5। तो ये उससे ज्यादा है या कम है? ये तो से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या करेंगे? बाय रिजेक्ट नहीं, चांस कह सकते, हाँ रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको ना। रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब वो दूसरी क्या वजह थी? वो क्या थी? 8.3 थी आई गेस। 8.3 था ना। ये वैल्यू यस क्या है? सर। 0.039। 0.00039। 0.0039। 00396। तो ये डेफिनेटली इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। यस सर। ये उसने वहां पे ऐसे किया हुआ है। he showed you the probability basically, ठीक है ना। ये 0.01138 और 0.0039। इसमें ये पेपर पब्लिश हुआ था कोई 40s में, 1940s में। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सा साल है, लेकिन इसमें there was another improvement to this paper and it was for discrete quantities। अगर आपके पास continuous quantities है फिर इशू नहीं है। इसमें भी discrete quantities ही है ना, क्योंकि ये जो आपके पास number of क्लासिफिकेशन एरर्स, नंबर ऑफ, ठीक है ना, ये ABCD की वैल्यू है, क्या है? रियल नंबर्स तो नहीं है ना, ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। आपने नाम सुना होगा, कंटिन्यूटी करेक्शन। करेक्शन। मतलब ये कि अगर आप बाइनोमियल को गाउसियन से अप्रोक्सीमेट करते हैं, आपने अक्सर ये अप्रोक्सीमेशंस देखी होंगी, बाइनोमियल का प्लॉट इस तरह का होता है ना। एंड इफ यू वांट टू अप्रोक्सीमेट दिस विद अ गाउसियन, तो ये एंड पे क्या गड़बड़ होती है ये बताएं? एंड पे वो ट्रंकेशन शुरू हो जाती है ना, यस सर। क्योंकि गाउसियन माइनस इन्फिनिटी से आता है, ये फाइनाइट से आता है। इसको कुछ लोग करेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, ही ट्राइड टू अप्लाई दैट टेक्निक, कि वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज, तो उसमें ये इतना कोई फर्क नहीं है। वो b माइनस सी का वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं पहले, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी मेरे ख्याल में वही फार्मूला है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। So he believes that this should be done for, and this will change the reliability of this test. But still, whether you use this correction or not, still if the values of B and C are not large enough, मतलब अगर मैं उधर जाऊं और ये वैल्यूज बहुत कम है, लेट्स सपोज ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो उसमें ये टेस्ट जो है ना रिलायबल नहीं है, क्योंकि
ये assumption में इसको रीजनेबल ही होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको लग भी रहा है कि ये भी लार्ज, रिलायबल नहीं है ना, हाँ बिल्कुल क्योंकि दोनों वैल्यूज बिल्कुल 25 से कम है। बिल्कुल, हाँ ये वैसे इसके लिए भी कोई ज़्यादा रिलायबल, ये आपकी बात ठीक है कि ज़्यादा 25 से कम है ना दोनों। तो ये तो इसने सिर्फ मेथड समझाने के लिए किया है ना। यस जो एग्जैक्ट मेथड है, पी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, वो बाइनोमियल टेस्ट ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन यू टेस्ट योर मॉडल यूजिंग टेस्ट डेटा, ईच prediction, yeah, if you, let's say, even if it is a regression model, you are still predicting values. So each prediction can be seen as a Bernoulli random variable, and the number of uh, errors and the number of times you get it right, they are all binomially distributed. हमने काफी दफा पढ़ा। तो binomial distribution भी आप कर सकते हैं। binomial में आप क्या करेंगे, ये फार्मूले को थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं। सर ये तो वही ये बाइनोमियल फार्मूला है बेसिकली, बाइनोमियल फॉर्मूला, उसके साथ और यहाँ पावर पे पता इसने नहीं। स्मॉल n, बेसिकली यहाँ पे अपर केस n है, ठीक है, गलत इसमें लिखा हुआ है। और ये n वो n नहीं है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये n सिर्फ b प्लस सी है, यस सर क्योंकि हम b और c में ही इंटरेस्टेड है ना। तो आप बेसिकली यस आप बाइनोमियल में क्या करते हैं, आपके पास एक सक्सेस होता है और एक फेलियर होता है ना। तो अब इसके केस में b और c वो रोल प्ले कर रहे हैं ना। b एक मॉडल की तरफ आपको ले जाता है और c आपको दूसरे मॉडल की तरफ ले जाता है, और दोनों का सम जो है ना वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। सो यू हैव नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने इसको b से स्टार्ट किया, क्योंकि ये assume that, okay, let's say you assume that you b is the smaller value and then b plus 1 b plus 2 सर 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि आपने इसमें assume ये किया है कि b let me just think about it, ये टू साइडेड कंप्यूटेशन है ना। ये वो नहीं है, अल्फा वन साइड में नहीं था? नहीं नहीं, ये टू साइडेड पी वैल्यू है, ये अल्फा वाली बात नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि आप इसमें ये टू के अलावा ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि जो है ना आपके पास वो ज्यादा है, one model is better than the other, and the same calculation applies when you say that the other model is better, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ए और नहीं, बी और सी की सेम कैलकुलेशन है, इसलिए 2 टाइम्स बिल्कुल मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये टू साइडेड है। तो अब ये जो फार्मूला लगा है टू के अलावा ये एक साइड को कर रहा है। आपको याद है ना, आपको याद है कि नंबर ऑफ फेलियर्स और नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ फेलियर्स भी तो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यस तो उसमें ये स्विच हो जाएगा, देखो ना, ये 0.5 उधर आ जाएगा, ये 1.1 माइनस 0.5 इधर आ जाएगा, सेम है, जस्ट द सेम थिंग। तो दिस होल थिंग विल बी रिपीटेड। तो अब यहाँ पे इसको इसने कंपेयर किया है दोनों को, अनकरेक्टेड को और करेक्टेड को। ये वो जो एडवर्ड वाली करेक्शन है ना, कंटिन्यूटी करेक्शन, और इसने इसको कंपेयर किया है किसके साथ, एग्जैक्ट के साथ, जो बाइनोमियल है। अब ये इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इसको हीट मैप प्लॉट कहते हैं। ये b की वैल्यूज है, ये c की वैल्यूज है, ये b की वैल्यूज और ये c की वैल्यूज है। और यहाँ पे आपने क्या किया कि 3D प्लॉट नहीं है, तो ये जो स्केल है ना, ये कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू, 0 को, 0, और ये जो येलो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सम लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उधर भी ये 0 का है और ये सम लार्ज वैल्यू, इससे तो कम है लेकिन वो फिर भी ना, रिमेंबर स्केल बहुत फर्क है, 0.6 बहुत लार्ज है, वो 0.02 बहुत कम है। इधर आप देखें, आपको डिफरेंसेस कहाँ नजर आ रहे हैं दोनों में? ज्यादातर स्टार्ट में सबसे ये बेसिकली किसको ज्यादा पता है इसने डिफरेंस है। कंपेयर किया है? इसने कंपेयर किया है मैकनेमर अप्रोक्सीमेशन को एग्जैक्ट के साथ। ये उनका डिफरेंस है। इनका क्या है?
This plot will Difference. tell you to what extent you can trust McNemar's approximation, क्योंकि that is a simpler method. तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम स्टार्ट में नहीं, और इन बीच में। वैल्यूज के लिए है ना ये, यस ये नजर आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये। यस वहां पे क्या है? वहां पे आपको यहां तो मसला आ रहा है, इधर इधर इसको जरा मैं कलर चेंज करता हूं। यहां तो मसला आ रहा है, लेकिन इधर कोई मसला नहीं है, इधर कलर बिल्कुल ब्लू है, ठीक है। वो हिसाब है कि लार्ज वैल्यूज इसका के लिए मतलब है कि वो बी की ठीक वैल्यू देता है। जब, हाँ बी की वैल्यू अगर लार्ज है, ठीक है, तो वो वही उसने एज्यूम किया हुआ है, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे वो बी और सी की वैल्यूज अगर लार्ज हैं तो फिर हाँ, और ये क्या देखो ना, होता ये है? सी ऊपर से करेक्ट। आ रहा है ना, ये सी ऊपर से आ रहा है, यस तो दिस रीजन करेस्पॉन्ड्स टू स्मॉल वैल्यू ऑफ बी एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ सी, दिस करेस्पॉन्ड आल्सो टू इसे स्मॉल हाई। वैल्यू ऑफ बी। यस ये ऐसे आ रहा है ना, तो वो assumptions अब समझ आ रही है आपको ना कि वो assumption क्यों जरूरी थी। यस वो चाय पीछे रखी थी, मुझे अब नजर आई कि वो चाय भी पड़ी हुई है। तो मल्टीपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कितना टाइम है हमारे पास अभी? सर 5:10 हो गए हैं, तो आई गेस 20 5:10 मिनट्स। हाँ, तो मेरे ख्याल में इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि इसके बारे में दो चीज़ें मैं बता दूं। पहली बात तो ये है कि ये जो नहीं भी आए उनको बता दें कि इस पार्ट को आप ज़्यादा पढ़ें और डिस्कस करें, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गई ना, मैं बिलीव मी, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जितने भी आपके केगल कंपटीशंस हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो शुरू वाली चीजें हैं ना, आपने अक्सर मैं नोट किया होगा, मैटलैब आप लोगों ने जब सीखा था ना, तो मैटलैब में एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज मैटलैब वाली, इससे मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। मैटलैब में मेजॉरिटी क्या गलती करती है, मुझे ये बताएं। तो क्या चीज है? मतलब मैटलैब में और ये सी वगैरह, सी लैंग्वेज में क्या फर्क है बुनियादी तौर पे? तो सी लैंग्वेज एक तरीके से आपके अंदर सारा कंट्रोल है, लेकिन मैटलैब में नहीं, असल पहले में से मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ बना ना, हुआ। सी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन का रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वंस यू लर्न द यस सर। प्रिंसिपल्स, यू कैन प्रिडिक्ट द सिंटैक्स, और मोस्टली यू आर यस कोडिंग योरसेल्फ। मैटलैब में ऐसा नहीं है। इन मैटलैब यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंटैक्सेस होते हैं, एक कमांड को उसके बहुत ज्यादा तरीकों से आगे बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर आपने वो सारे नहीं देखे ना, तो आप टकरे मारते रहेंगे एंड यू विल बी रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो यही चीज मशीन लर्निंग वाली कम्युनिटी में मुझे भी नजर आ रही है, डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ के, कि जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की जो शुरू की चीजें हैं ना, कि ये रिग्रेशन हो गया, ये क्लासिफिकेशन है, ये SVM है, ये फ्ला है, ये डमका है, और वो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और वो करके वो समझते हैं कि बस यही दुनिया है। नहीं, ये दुनिया नहीं है। जो मॉडल सिलेक्शन है, and if you want to beat your competition, and if you want to pick the best model, तो उसमें ये hypothesis testing सबसे important है, क्योंकि this is the only tool which allows you to compare different algorithms. Then this is not simple, ये कोई फ्री नहीं है कि ये आप जो है ना, कुछ लोग कहते हैं ना, अक्सर आपने नोट किया होगा, अक्सर बुक्स के स्टार्ट में लिखा होता है क्या, यू डोंट नीड एनी मैथमेटिक्स एंड आई जो है ना, आई विल नॉट यूज, और फिर बाद में जो है ना, या तो वो मतलब ट्रायल एंड एरर पे जाते हैं, या फिर आपको एक रेफरेंस दे देते हैं कि जाके वो पढ़ ले। ये स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस विदाउट मैथ, देयर इज नो वे, आप जो मर्जी कर लें। तो इसका एक फील आपको डेवलप करना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। एंड दिस इज समथिंग which you cannot achieve by multiple simulations। अब 1 बिलियन ट्रिलियन सिमुलेशंस भी कर देना, तो ये जो आपको एक आई डोंट नो इसको मैं क्या कहता हूँ, यू नीड an intuition where you decide which test to use,
which approximation, what are the assumptions, and if you combine your simulations with this, only then you can come up with something which is reasonable. ये बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अनफॉर्चुनेटली इस पे फोकस मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत कम लोग इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो फेसबुक पे ग्रुप्स है ना, यस पाइथन मशीन लर्निंग के ग्रुप्स आपने ज्वाइन भी किए होंगे, वो सारे जो है ना वो सिनेरियोस को डिस्कस करते रहते हैं, वो सिनेरियोस से आप सीख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। So I think we should conclude this, और इंशाल्लाह फिर हम ट्यूसडे को। सर ये आपने लेक्चर 11 कहाँ पे अपलोड किया हुआ है? लेक्चर टीम्स में अपलोड, ये टीम में। अच्छा सही सर, क्योंकि स्लेट पे वो लेक्चर वो हाँ, एवैल्यूएशन मुझे भी मैं गिवन थी तो वो इधर नोटिफाई करना भूल गया, वो मुझे जी नहीं, लेकिन मैंने फेसबुक पे लिखा हुआ है ना, फेसबुक पे मैंने अच्छा पोस्ट किया था कल ना, कल किया था या परसों किया था मुझे याद नहीं है, कल किया था कल सर। किया कल था। रात और को सर। ये असल में इधर बहुत आराम से हो जाता है, अगर आप लोग समझते हैं, मैं स्लेट पे भी करता हूँ, स्लेट का पता नहीं चलता ना, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, कभी चल जाता है, ठीक है सर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जी सर। जो है ना टीम्स में बहुत आराम से, मैं रात को उधर भी ट्राई कर लूँगा इंशाल्लाह। जी सही है सर। ठीक ठीक, चलो सही है, ओके, थैंक यू। ओके सर, फ्राइडे थैंक यू। फ्राइडे हाफिज़ कौन से सर। मिलते हैं दोबारा। यस, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।